जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी जल्दी इनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर जो है वो तुरंत कांटेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें। जय हिंद। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद। इंडिया की फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल के बारे में ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है। तो सिंपल शब्दों में फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे मार्केट से आपने टमाटर लिया, यानी कि खेती किसानी हुई और टमाटर आया, और उस टमाटर का आपने टोमेटो सॉस जो है वो बना दिया।
तो ये टमाटर से टोमेटो सॉस जो बनने की प्रक्रिया है, तो ये है फूड प्रोसेसिंग, राइट। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि कितनी ग्रोथ जो है वो हमने करी है पिछले 9 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो 150% की हमने ग्रोथ करी है इस सेक्टर में। और लगभग ये बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिला है। 708 यूनिक फूड के आइटम्स जो है वो हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो लगाए हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे अंदर हर एक जिला जो है उसको एक प्रोडक्ट के साथ हमने जो है वो लिंक किया है। और कितने परसेंट जो है वो इंडिया का ओवरऑल फूड मार्केट जो है, जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो 32% खाद्य बाजार जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। फूड मार्केटिंग का 32% बाजार जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। फिर इसके अलावा हमारा जो टारगेट है कि 2025 तक हमें जो है वो 535 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो पहुंचना है। और 13 मिलियन लोगों को जो है वो डायरेक्टली और 35 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली जो है वो जॉब्स मिल रही हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, चुनौतियां भी हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फेस कर रहा है। जैसे कि चुनौती की बात करें तो सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में अंतराल, मतलब कि गैप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, मतलब कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि आप जो है वो टमाटर को जो है वो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक लेकर जाओगे तो टमाटर क्या होगा, टमाटर जो है वो सड़ जाएगा। ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग को कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो लेकर आनी है। फिर इसके अलावा सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हम लोग को, बुनियादी ढांचों का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। प्रोसेसिंग लेवल जो है वो काफी लो है, काफी कम प्रोसेसिंग होती है, राइट। और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बीच में लिंक नहीं है, मतलब कि जहां पर जैसे खेत है जहां पर टमाटर उग रहा है, वहां से लेकर फैक्ट्री जहां पर टोमेटो सॉस बन रहा है, उसके बीच का कोई लिंक नहीं है ज्यादा, राइट। और सीजनलिटी का इशू है, क्योंकि अब देखो हर एक क्रॉप जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो उगते हैं, तो उसका भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये स्कीम जो है वो आपको थोड़ा सा दिमाग में जो है वो रखना है। इस स्कीम के थ्रू ही हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि मेन फोकस जो है वो किया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को जो है वो मॉडर्नाइज करना है और अपग्रेड करना है। और एक इसके अलावा एक ई नाम करके भी इनिशिएटिव था, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। जैसे कि आज की डेट में हम लोग जो है वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सामान खरीद लेते हैं ना, वैसे ही ई नाम पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट थी जहां पर बायर्स और सेलर जो है वो आकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर सके। मतलब जितने भी हम लोग को जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी सब्जियां वगैरह हुई, राइट, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, तो इनका इनका जो है वो बेसिकली ट्रेड या व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम था ई नाम प्लेटफॉर्म। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड का गोल क्या है, राइट। एनसीसीजी का गोल क्या है, नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड। तो इस अब देखो नाम से हमारा कोल्ड चेन, तो हमें कोल्ड चेन बनानी है। जैसे आप बाजार से जो है वो सब्जियां लेकर आते हो और अगर आप उसको बिल्कुल अपने डाइनिंग टेबल पर रख दोगे कुछ दिनों तक, तो सब्जियां खराब हो जाएगी। बट डाइनिंग टेबल पे ना रख के आप अगर उन सब्जियों को जो है वो अगर फ्रिज में रखोगे तो सब्जियां ज्यादा दिन चल जाएंगी। तो ये है कोल्ड चेन। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को एक नेटवर्क बनाना है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का पूरी कंट्री के अंदर, जिससे कि लॉसेज ना हो, सब्जियां खराब ना हो, इस प्रकार के पेरिशेबल गुड्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो सड़े नहीं, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप बताएं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाक से कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, समझा है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या है ये 21 पॉइंट चार्टर, इसको हम लोग जो है वो समझेंगे गाइस। पीपल्स मैनिफेस्टो फॉर अ जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया, न्याय संगत और टिकाऊ भारत के लिए पीपल मैनिफेस्टो हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि एक जस्ट यानी कि इक्विटेबल यानी कि समान सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए ये बेसिकली इंडिया की जो क्राइसिस है, यानी कि भारत के अंदर जो इश्यूज हम लोग को, संकट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके रिस्पॉन्ड में है ये। और किस प्रकार का संकट है गाइस भारत के अंदर, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संकट है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज का। क्योंकि हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है
जलवायु परिवर्तन के कारण क्रॉप्स खराब हो रही हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, फसलें खराब हो रही हैं, गर्मी बढ़ेगी, फसलें खराब होगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, हंगर की प्रॉब्लम होगी और हंगर की प्रॉब्लम के कारण लोग कुपोषित होंगे और लोग की डेथ होगी। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट और गंभीर टॉपिक है। उससे रिलेटेड ये 21 पॉइंट चार्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 85 मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज किया गया है विकल्प संगम के अंडर। 3 चीजों पर जो है फोकस किया गया है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, पारिस्थितिक स्थिरता, हम लोग को हमारे एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को जो है वो प्रॉपर, परिस्थितिकी तंत्र को जो है वो अच्छा बनाना है, इकोसिस्टम को बेटर करना है, डिग्निफाइड लाइवलीहुड, सम्मानजनक आजीविका जीनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों पर फोकस करना है। तो ये 3 चीजों पर फोकस है इस पीपल्स मैनिफेस्टो का, राइट। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। और 85 मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है ये रिलीज किया गया और फोकस जो है वो छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर फोकस शिफ्ट करने की बात की गई है, क्राफ्ट्स के ऊपर फोकस शिफ्ट करने की बात की गई है, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स की बात की गई है कि भाई लोग बाग आए और मिलकर जो है वो काम करें। जो प्रॉब्लम्स है, जिन जिन जो जो प्रॉब्लम्स जो आज की डेट में भारत के ऊपर है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का इशू, और आपको पता है ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्यों फोकस किया गया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमें देखने को मिलती है ना, तो ये लघु उद्योग जो है, छोटी इंडस्ट्री जो है, इन पर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि सबसे ज्यादा जनता जो है वो इसमें एम्प्लॉयड है, सबसे ज्यादा जनता को जॉब जो है ये छोटी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करा रही हैं, और इन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो फोकस कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज के ऊपर जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके, राइट। तो 21 पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो मेंशन किए गए थे। इसमें मेनली फोकस किया गया कि लोकल बॉडीज के ऊपर जो है वो फोकस करना है। लोकल बॉडीज मतलब कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इन पर फोकस करना है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये ऑपरेट करती है जनता के साथ मिलकर, राइट। फिर इसके अलावा इन्होंने जो है वो बोला है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हम लोग को करनी है 2040 तक, जैविक खेती, किसी प्रकार का खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इन्हीं सब केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल, मिट्टी जो है वो खराब हो रही है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टर्म्स में, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में घोषणा पत्र, जो ये पीपल्स मैनिफेस्टो जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, घोषणा पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस चीज पर फोकस करता है, तो जॉब क्रिएशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले, राइट, और एम्प्लॉयमेंट गारंटी अर्बन एरियाज तक जो है वो पहुंचे, इस पर फोकस करना है क्योंकि जॉब्स की बड़ी इशू है आज की डेट में। तो जितने भी मेन मुद्दे हैं हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कंट्री जिन जिन प्रॉब्लम से जूझ रही है उस पर काम करने से रिलेटेड ये घोषणा पत्र हम लोग को देखने को मिला। और नेशनल एनवायरमेंट कमिश्नर के रोल के बारे में इन्होंने बात करी कि पूरी तरह से पंचायत के कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल एनवायरमेंट कमिश्नर होने चाहिए। मैनिफेस्टो जो है वो काफी सारी चीजों पर फोकस कर रहा है, ऑथोरिटेरियनिज्म के ऊपर, सत्तावाद के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के ऊपर, और सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, यानी कि सामाजिक कमजोरियां जो हैं, जो इश्यूज हैं समाज के, उस पर फोकस कर रहा है। तो ये चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आप बताएं कि पीपल मैनिफेस्टो ने जो है वो क्या चीज जो है वो सजेस्ट करी। तो इन्होंने बोला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए हिंदी में भी यहां पर लिखा हुआ है, पूरा देख लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि जॉब क्रिएट करना है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और क्राफ्ट्स के अंदर। भारत टैक्स 2024 के बारे में यहां पर जो है वो बात हो रही है। अब यहां पर टैक्स जो है वो TAX, टैक्स वाला टैक्स नहीं है, TEX, टेक्सटाइल वाला जो है वो टैक्स है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स श्री पीयूष गोयल जी ने अभी रिसेंटली आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है भारत टैक्स 2024, तो इसकी प्रोग्रेस जो है उसकी समीक्षा की है, रिव्यू किया है। अब भारत टैक्स 2024 का फोकस किस चीज के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं भारत टैक्स 2024 जो है ये हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो टेक्सटाइल, जो वैल्यू चेन जो है, यानी कि जो हमारे जो कपड़ा जो होता है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज जो है, यानी कपड़ा उद्योग जो है, उनकी पूरी जो वैल्यू चेन जो है, मूल्य श्रृंखला जो है, उसको जो है वो रिव्यू करेगा, दिखाएगा। और फैशन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और सस्टेनेबिलिटी, फैशन, पारंपरिक शिल्प और स्थिरता पर जोर देगा, राइट। और 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भारत टैक्स 2024 को। और इनका फोकस जो है वो 5F विजन के ऊपर है। 5F विजन, ये फैक्ट ध्यान में रखना। 5F विजन जो है वो क्या क्या चीज पर फोकस कर रहा है, फार्म,
फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, यानी कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो कपास जो कॉटन जो है वो उगता है, उसको उगाकर आप उसका फाइबर बनाते हो, तो फार्म यानी कि खेतों से आपने जो है वो फाइबर बनाया, मतलब कॉटन लेकर फिर फाइबर इंडस्ट्री तक भेजा, फाइबर बन गया, फाइबर से आपने फैक्ट्री भेजा उसको कपड़ा बनाने में, और कपड़ा किस तरीके का बनेगा वो फैशन डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनर जो है वो बताएंगे, वो करेंगे, उसमें डिजाइनिंग जो है वो करेंगे कपड़े के ऊपर, और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये 5F विजन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर फोकस है भारत टेक्स 2024 का, याद रखना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो कोलैबोरेट कर रही है बेसिकली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ भारत टेक्स 2024 को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और भारत टेक्स 2024 मैंने आपको बताया, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, फैशन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और सस्टेनेबिलिटी। फैशन पारंपरिक शिल्प और ये सस्टेनेबिलिटी हम लोग को जो है वो स्थिरता जो हम लोग को देखने को मिलती है, किस चीज की, पूरे के पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन की, संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला की। फिर इसके अलावा 5F विजन जो है वो क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा हम लोग को 5F विजन जो है वो पूरे के पूरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन पर फोकस करता है। आप देख रहे हैं कि खेती से लेकर, फार्म से लेकर फॉरेन तक, यानी कि एक्सपोर्ट करने तक पूरा टारगेट जो है वो इसका है, राइट। भारत टेक्स 2024 का, और मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारी जो कपड़ा इंडस्ट्री जो है, राइट, उसको जो है वो प्रमोट करना। अब बताइए मेन फोकस जो है वो भारत टेक्स 2024 का क्या है, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स पर फटाक से इसका आंसर लिखकर बताएं। 11 जनवरी 2024 से जो हमने अभियान शुरू किया था कि आपकी दी हुई फीस का एक हिस्सा वेलफेयर एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां शिक्षा और दुआ एक साथ मिल जाती है तो सफलता पक्की होती है। तो झांसर अकेडमी फॉर आईएएस को ज्वाइन करिए, और ये दुआ आप सभी लोगों के लिए है। जय हिंद। हमारा टॉपिक है कैनबिस, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज एंड सीजर ट्रीटमेंट। तो सीजर क्या होता है, पहले तो सीजर सुना ये शब्द आपने कहीं पे? सीजर, किसी को दौरे पड़ना, उसको बोलते हैं सीजर, कि सीजर आ गया, दौरे पड़ गए, है ना, रिलेट कर पा रहे हो। और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, तो हमें कहीं भी अपनी चोट वगैरह लग जाती है तो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, है ना। कैनबिस, कैनबिस ये शब्द सुना है? कैनबिस एक प्लांट होता है, गांजे वाला प्लांट तो अभी एक रिसर्च सामने आती है, साइंटिस्ट जो है हमारे CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के, जम्मू के, इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया फाइटो कैनाबिनॉइड्स को। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि फाइटो कैनाबिनॉइड्स जो कि एक कंपाउंड है जो कैनबिस प्लांट में पाया जाता है, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया था, और ये कहा गया कि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, एंटीबायोटिक गुण इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि कैनबिस पौधे के अंदर एक कंपाउंड है फाइटो कैनाबिनॉइड्स, इसमें है एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स। और मेन फोकस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है किस पर किया गया, THCBD के ऊपर, यानी कि टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडियोल फाइटो कैनाबिनॉइड्स के ऊपर। तो यानी कि एक कंपाउंड ही है, उसका एक पार्ट है THCBD। और स्टडी ने टारगेट किया स्टेफिलोकोकस ऑरियस के ऊपर, जो कि एक बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करता है। तो आज की डेट में देखिएगा इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी बॉडी ने रेजिस्ट कर दिया एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि हम इम्प्रॉपर डोजेस लेते जा रहे हैं, और केमिकल्स वगैरह इतने इंटेक जो है वो हमने कर दिए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बॉडी के अंदर असर ही नहीं कर रही है। तो ये पूरी स्टडी ने इस चीज पर पहले टारगेट किया, और टारगेट करके ये चीज पता लग गई कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी ये काफी हेल्पफुल है कैनबिस। तो एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो किस प्रकार से कर रही है ये, तो देखो इसने बताया कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जैसे कि एस ऑरियस के अगेंस्ट, यानी कि एस ऑरियस जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहा जाता है, या सिंपल एस ऑरियस, जो कि एक बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करता है बॉडी के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि ये उसका असर, यानी कि कैनबिस से जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, और किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये बैक्टीरिया है
अब मैं इसको और सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं, आपको भी शायद समझ में ना आ रहा हो। एक जैसे आप ये दिमाग में रखो कि एक व्यक्ति है, राइट, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स दिया, बट एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर असर नहीं कर रही क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं एस ऑरियस, जो एंटीबायोटिक को जो है वो वापस कर दे रहा है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज निकाल दी कि ये कैनबिस प्लांट के अंदर एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। मतलब कि कैनबिस प्लांट से निकले गए इस कंपाउंड को दवाई के जरिए से अगर उस व्यक्ति को दिया जाए, जिस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक्स को एंटर नहीं करने दे रहा, तो ये उस बैक्टीरिया को ओवरपास करके जो है वो व्यक्ति को जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा देगा। मतलब वो व्यक्ति की तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। जो दवाई उस व्यक्ति को नहीं लग रही थी, इसके द्वारा यानी कि कैनबिस प्लांट के इस कंपाउंड के द्वारा बनाई गई दवाई उस व्यक्ति को लग जाएगी। तो ये एक बड़ी रिसर्च है। और आपको बता दें कि एक्यूमेंटिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया क्लासेपी। क्लासेपी ये ध्यान में रखना, क्लासेपी एक कैनबिस बेस्ड मेडिसिन है। कैनबिस आधारित दवा एक हम लोग को क्लासेपी देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, क्लासेपी क्या है, एक दवाई है जिसको बनाया गया है कैनबिस यानी कि इस पौधे की मदद से। और अब मैं आपको बताऊं सीजर के बारे में, दौरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो ये दवाई है कैलेस्पी, ये किस प्रकार से दौरे को टारगेट करती है, तो कैलेस्पी जो है वो टारगेट करती है दौरे को, जो होते हैं काफी सारी चीजों के कारण। लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम के कारण, ड्रेविड सिंड्रोम के कारण और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स के कारण। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम के बारे में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जो है वो बीमारी है एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी मतलब कि दौरे पड़ना जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट, कि एक गंभीर रूप जो है वो हम लोग को मिर्गी बेसिकली किसी व्यक्ति को मिर्गी हो जाती है ना, उसका गंभीर रूप जो है वो लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जनरली छोटे बच्चों को होता है, 4 साल से पहले की उम्र के बच्चों को ये वाली मिर्गी जो है वो आती है इस प्रकार की। तो ये जो दवाई है क्लेस्पी, ये बेसिकली ऐसी मिर्गियों को जो है वो ठीक करने में हेल्पफुल है। बच्चों की बात करें, एडल्सेंट्स की बात करें, टीनेजर्स मतलब, और अडल्ट्स की बात करें जिनको ये लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम होता है, उनको अलग अलग प्रकार के दौरे जो है वो पड़ते हैं। और ड्रेविड सिंड्रोम जो है वो एक रेयर जेनेटिक एपिलेक्टिव एंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन की बीमारी है जिसमें मिर्गी जो है वो पड़ती है, जो जिसके कारण जो है वो दौरे आते हैं इस प्रकार के मिर्गी के दौरे, राइट। अब क्या हो रहा है कि इस प्रकार की जो मेडिसिन है जो ऐसे दौरों को जो है वो हेल्प करती है, दौरों कम करने में, सीजर कम करने में। अब एक व्यक्ति को अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है या उसकी बॉडी के अंदर ये एस ऑरियस नाम का जो है वो बैक्टीरिया है, तो उस व्यक्ति को जो है वो दवाई लगती नहीं है। बट कैनबिस पौधे से बनाई गई ये दवाई जो है, जिसका नाम जो है वो अभी मैंने आपको बताया क्लेसेपी, ये दवाई अगर व्यक्ति को दी जाए तो उसको जो है वो काफी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन स्टडी जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा की गई है। और डीसीजीए की बारे में हम लोग बात करें, ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हमारी जो ये डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोल जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली इसको जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अप्रूव करती है इस प्रकार की मेडिसिन को जिन्होंने किया है। और टीएचसी के बारे में बात करें, टेट्रा हाइड्रो कैनेबिनॉल का कंटेंट हम लोग को 0.1% से कम जो है वो क्लेस्पी के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये कैलेस्पी जो है वो हेल्पफुल है काफी ज्यादा इस प्रकार के दौरों को कम करने में। तो आई होप कि मैंने जो चीज आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छे समझ में आई हो। और अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, बताएं, यानी कि क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएं कि मेन फोकस इस स्टडी का क्या है, बताएं। तो करेक्ट आंसर इज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस जो है वो किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है ICD-11 मॉड्यूल 2 ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है, पारंपरिक चिकित्सा है क्या ये। तो देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब कि सिंपल शब्दों में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, तो ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ये पारंपरिक चिकित्सा हम लोग को, यानी कि ये मॉडर्न मेडिसिन से जो है वो काफी अलग हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे एलोपैथी होती है ना, एलोपैथी इज अ मॉडर्न मेडिसिन साइंस। भाई एलोपैथी के अंदर हम देखते हैं कि दवाइयां रहे वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स काफी सारे होते हैं। बट आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं काफी। अब देखो कोई अगर बोले कि आयुर्वेदिक दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं,
तो हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखो बॉडी के अंदर कोई भी अगर कंपोनेंट बाहर से जो है वो डाला जाएगा, भले ही ठीक है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, बट क्या पता बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट ना करे, तो कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे बोले कि इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है, तो वो गलत होता है, वो कहीं न कहीं बॉडी को किसी न किसी तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करता है, राइट? ठीक है, हेल्दी होगा, बट कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कर सकता है, बॉडी का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज़ कर देगा, कुछ भी, छोटा-मोटा ही, बट कंपेयर टू एलोपैथी बहुत ही अच्छा होता है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को प्रमोट करने के लिए आईसीडी 11। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 है, जिसमें आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन्स के पूरे डेटा को जो है वो शामिल किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रही है पूरी तरह से क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन इन द सेंस मतलब वर्गीकरण कि ये आयुर्वेद की ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए ये मेडिसिन यूज की जाएगी, यूनानी के लिए ये मेडिसिन यूज की जाएगी, तो ये पूरा वर्गीकरण जो है वो किया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। बहुत ही बेहतरीन चीज है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना, हमारी कंट्री के रिसर्च मेडिसिन यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च को इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, डेवलप करना, राइट? और ये हमारी कंट्री के ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर जो है, जो हमारी कंट्री की पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र जो है, उसके डेवलपमेंट में, उसकी पॉलिसी मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। फिर इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम लोग किस प्रकार से ट्रेडिशनल मेडिसिन का कनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बिल्डअप कर सकें, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो है वो प्रमोट कर सकें विद प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। और आईसीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि ये फलाना बीमारी है और इस फलाना बीमारी को इस प्रकार की पारंपरिक दवाइयां जो है वो ठीक कर सकती हैं, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें बेसिकली प्रॉपर एनालिसिस होती है, कंपेयर किया जाता है प्रॉपर डेटा कि किस किस बीमारी से जो है वो कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग जो है वो मॉर्बिलिटी एक शब्द होता है, मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी शब्द का मतलब होता है कि कितने लोग जो है वो परमानेंटली जो है वो उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे लकवा पड़ जाना, राइट? इंसान जिंदा तो है, मरा नहीं है, बट फिर भी उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो चीज परमानेंट प्रॉब्लम, तो ऐसी चीज है। फिर इसके अलावा मॉड्यूल 1 जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन को कवर करेगा, जो कि ओरिजिनेट हुई है एंशियंट चाइना के अंदर, और इसका उपयोग जापान, कोरिया, ये सब कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। और आयुष के साथ कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर को ग्रो करने में, डेवलप करने में काफी मदद करेगा, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, आईसीडी 11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 का, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। एबीसीडी बताए कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर फटाक से? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है आप लोग सुनना। तो ये बेसिकली हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कुछ मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, डायरेक्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, थाइलाकॉइड झिल्ली जो है वो कहाँ पर है? तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो आप ये देख सक रहे हो कि ये आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम जो है वो रखा, तो इसमें आप जो है वो देख सकते हो, बचपन में आपने 6th क्लास की, 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा कि प्लांट को के सेल को जब काफी हम लोग माइक्रोस्कोप से जो है वो देखते हैं डिटेल में, तब हम लोग को पता लगता है कि प्लांट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे सेल वॉल हुआ, एक मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है। याद आ रहा है बचपन की चीजें कुछ? तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक साइटोप्लाज्म होता है और वैसे ही एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हमें पहला पॉइंट तो ये मिल गया कि ये थाइलाकॉइड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है मेम्ब्रेन, तो ये कहां पर है? तो ये प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये करता क्या है? ये क्लोरोफिल को जो है वो स्टोर करके रखता है। क्लोरोफिल आपको ऑलरेडी जो है पता है। तो क्लोरोफिल करता क्या है? ये प्लांट के अंदर यूजुअली सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट? और एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है लाइट से, यानी कि सनलाइट से जो है वो ट्रांसफर होती है दो तरीके से। एक तो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल हम लोग को देखने को मिलती है, और फोटोसिंथेसिस एक होता है कि प्लांट जो है उसका उपयोग करता है फोटोसिंथेसिस का। ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कन्वर्ट कर सके और वाटर को कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज में, यानी खाना बनाने की ये पूरी प्रक्रिया होती है।
तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, तो थाइलाकॉइड जो है मेम्ब्रेन वो कहां पर है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में है, जिसका क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोफिल को स्टोर करके रखना। और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्लांट के फूड बनाने की प्रक्रिया में। प्लांट जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फूड बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है ना? तो ये वहां पर ये मेम्ब्रेन हम लोग को देखने को मिलता है। अब आगे की चर्चा करें। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो ओरिजिनेट हुआ था एंशियंट साइनोबैक्टीरिया में, और ये लाइट सेंसिटिव बैक्टीरिया हम लोग को देखने को मिलता है, ये ओरिजिनली उसमें पाया जाता था। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो ओरिजिनेशन जो है, यानी कि मूल रूप से ये किस में पाया गया? तो ये एंशियंट साइनोबैक्टीरिया में पाया गया। फिर एंशियंट साइनोबैक्टीरिया ये माना जाता है कि इसके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हुआ करते थे, और ये ऑक्सीजन लेवल को जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करता था, यानी कि ऑक्सीजन बनाने में कंट्रीब्यूट करता था। अब ये पूरा जो टॉपिक है ये बेसिकली किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है? ये एक बैक्टीरिया से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जिसका नाम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है एंशियंट साइनोबैक्टीरिया। यानी कि पहले के समय पर एक साइनोबैक्टीरिया हुआ करता था जिसके पास ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जैसी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसका काम हुआ करता था क्या करना? धरती के एटमॉस्फेयर में बिलियन साल पहले जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करना होता था, कि बिलियंस ईयर्स पहले धरती के अंदर ऑक्सीजन जो रिलीज होता था वो इस एंशियंट साइनोबैक्टीरिया के कारण होता था। यहां तक बात समझ में आई? और आपको पता है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करने से रिलेटेड है, राइट? और डिस्कवरी ये सजेस्ट करती है कि थाइलाकॉइड जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2.4 बिलियन साल पहले ऑक्सीजनाइजेशन की प्रोसेस में, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करने की प्रोसेस में। और फॉसिलाइज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो, यानी कि इस जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो फॉसिल वर्जन, इसके जो जीवाश्म हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये मिले हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो तट जो हम लोग को देखने को मिलता है वहां से ये कुछ फॉसिल जो है वो इसके पाए गए हैं। और धरती में करीब 2.4 बिलियन साल पहले जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ था तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था ये साइनोबैक्टीरिया का था, एंशियंट साइनोबैक्टीरिया का। और उसके अंदर था ये मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो आज की डेट में प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में जो है वो पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट? तो ये ऑक्सीजन रिलीज करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है। और ये डिस्कवरी जो है वो और भी ज्यादा साइनोबैक्टीरियल माइक्रोफॉसिल्स को स्टडी करने पर जो है वो हेल्प करेगी, और धरती में किस प्रकार से ऑक्सीजन आया और कौन सी ऐसी चीजें जो ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी धरती में, तो उसकी खोज हो गई। वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, और जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। क्योंकि प्लांट कर क्या रहा है? प्लांट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1.75 बिलियन साल पहले थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो फॉसिलाइज्ड वर्जन, यानी कि उस समय इतना पुराना जो फॉसिलाइज्ड वर्जन जो है 1.75 बिलियन साल पहले का, ये कहां पर अभी पाया गया? तो आपको इसका आंसर पता है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर के बारे में, जो कि इंडियन नेवी का खुद का बनाया गया स्वदेशी मेल ड्रोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें मेल का फुल फॉर्म जो है वो पुरुष से नहीं है, राइट? इसका मतलब मेल का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो ये ड्रोन है, तो आपने थंबनेल में ड्रोन की जो है फोटो देखी होगी। और ये पहला स्वदेशी मेल ड्रोन जो है जो इंडियन नेवी को जो है वो मिला है, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। किसने डेवलप किया है इसको? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसको डेवलप किया है। और दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये एक प्रकार का वेरिएंट है एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 स्टार लाइनर का। और ये ड्रोन जो है इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर है, यानी कि बहुत अच्छे सेंसर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है, और 36 घंटे तक जो है ये उड़ने की इसकी क्षमता हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन 450 किलो का सामान ये अपने साथ उठा सकता है, यानी कि वेपन्स वगैरह। इसके अलावा ये ड्रोन जो है वो 70% जो है वो स्वदेशी है, 70% देश में बना हुआ है। और ये ड्रोन जो है वो हमारी इंडियन नेवी, जो हमारी नौसेना है, उसकी इंटेलिजेंस, उसके सर्विलेंस और उसके रिकनसाइंस में जो है वो हेल्प करेगा। मतलब कि खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ावा देगा, राइट? मतलब
इंटेलिजेंस का काम करेगा, स्पाई का काम करेगा, निगरानी रखने का काम करेगा। ये सब काम इस ड्रोन के हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर लिखकर बताएं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स पर। कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन जो है वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या कर सकता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है वेपनाइजेशन। वर्ल्ड रिपोर्ट्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि कौन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो हर साल रिलीज करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज की जाती है और ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के ऊपर आधारित ये रिपोर्ट होती है। फिर इसके अलावा इंडिया की टॉप 5 रिस्क ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग क्या है, जिसको आप मेंस में भी उपयोग करेंगे। सबसे पहला रिस्क बताया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये बोलते हैं ना कि गलत इंफॉर्मेशन हमेशा जो है वो जोखिम में जो है वो डालती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना या दुष्प्रचार, ये सबसे खतरनाक रिस्क होता है। फिर इन्फेक्शियस डिजीज दूसरा रिस्क, संक्रामक रोग। फिर इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अवैध आर्थिक गतिविधियां काफी सारी हुई है ना हमारी कंट्री से। काफी सारे लोग जो है वो चोरी करके जो है पैसा ले गए हैं, फ्रॉड करके जो है वो पैसा ले गए हैं। फिर इनइक्वालिटी, मतलब इनकम के बारे में, रिच और पुअर के बीच का गैप ये समझा रहा है, राइट। और फिर लेबर शॉर्टेज, तो श्रम की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब जो है वो इंडिया के टॉप 5 जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर हम लोग को टॉप 5 इंडिया की रिस्क हम लोग को देखने को मिली। अब कौन रिलीज करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है वो रिलीज किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। पासपोर्ट जो है वो रैंक करता है, डिपेंड करता है कि यानी कि कौन सी कंट्रीज जो है वो अपने सिटीजन्स को जो है वो वीजा फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, इजी वीजा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। इंडिया में इसकी रैंक जो है वो आई है 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 80 इंडिया की रैंक है, 80 नंबर पर है हम। और हमारी कंट्री यानी कि हम लोग जो है इंडियन सिटीजन जो है वो 62 कंट्रीज पर वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। 62 कंट्रीज याद रखिएगा, बिना वीजा के हम वहां पर विजिट कर सकते हैं। और टॉप स्पॉट जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर का हम लोग को देखने को मिला। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जो है वो रिलीज की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज की जाती है। और 2024 में इनका फोकस जो है वो है ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के ऊपर। यानी कि इनको पूरे दुनिया भर में ट्रेड पर, व्यापार पर जो है वो वृद्धि लेकर आनी है। तो इस पर फोकस इनका सबसे ज्यादा है। और ग्लोबल ग्रोथ ने ये बताया है कि 2023 और 2024 में आंकड़ों की बात करें तो 2023 में ट्रेड पर जो ग्रोथ जो थी, व्यापारिक ग्रोथ जो थी, व्यापारिक जो हम लोग को वृद्धि जो देखने को मिली थी वो 2.6% की थी। बट 2024 में ये घटकर 2.4% हो जाएगी। इन्होंने बोला कि 2024 जो है वो ट्रेड के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में काफी सारे इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, राइट। यूक्रेन का इशू जो है वो अगर आप देख लें, और सेंट्रल एरिया पर अगर आप देखें, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट पर अगर आप देखें तो काफी सारे हम लोग को जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। इसराइल पैलेस्टीन का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अरेबियन कंट्रीज पर वेरियस इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। साउथ अमेरिका पर वेरियस इश्यूज इस प्रकार के मिलिटेंट एक्टिविटीज के भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज है वो आज की डेट में चल रहे हैं। फिर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 के अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2023 में किस प्रकार से थी। तो स्लो डाउन के बावजूद भी ग्लोबल ग्रोथ 2023 में जो है वो काफी अच्छी जो है वो देखने को मिली थी। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 ने ये चीज बताई। और डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो इसको जॉइंटली रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट एंड यूएनसीटीएडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इन सब के द्वारा जो है वो जॉइंटली पब्लिश जो है वो की जाती है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट ने जो है वो क्या चीज हाईलाइट करी। तो इस रिपोर्ट ने जो है वो हाईलाइट करी कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। तो डिजिटली जो सर्विस डिलीवर होती है, जैसे आज की डेट में जो है वो, जैसे कि ये कोर्स, आप जो है वो कोर्स जो है वो देख रहे हैं, तो ये डिजिटल जो है वो कोर्स है, राइट। आपकी लाइफ में जो है वैल्यू ऐड कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को और बेटर कर रहा है। तो इस प्रकार की सर्विसेज काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और आज की डेट में
डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमीज के लिए यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको डिजिटल ट्रेड रिलेटेड एरियाज में सपोर्ट किया जाए, राइट? क्योंकि एक ऐसा एरिया है जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में आप देखो ना, 18, 19, 20 साल के जो है वो लोग हैं और उससे भी कम की उम्र के लोग सोशल मीडिया से कितना कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, राइट? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि इंडिया की रैंक जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में क्या थी और इंडिया के सिटीजन जो है वो कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। आप बताएं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। गाइस बात करेंगे ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। अब देखो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, बट ये इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है, ये डेनमार्क का इनिशिएटिव है। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। इंडिया और डेनमार्क मिलकर एक प्रोजेक्ट्स पर अब काम करेंगे और ये किससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है? ग्रीन फ्यूल्स, यानी कि हम लोग को ऐसे ईंधन पर काम करना है, ऐसे फ्यूल्स पर काम करना है जिससे पॉल्यूशन जो है वो ना हो, राइट? तो बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया और डेनमार्क मिलकर अब काम करेंगे। तो याद रखना ग्रीन फ्यूल अलायंस इनिशिएटिव, अलायंस इंडिया इनिशिएटिव किसके बीच का है? इंडिया और डेनमार्क के बीच का है। किस पर्पस के लिए है? तो ग्रीन फ्यूल सेक्टर को एडवांस करना, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करना, इनोवेशन करना, राइट, नवाचार पर फोकस करना। अब इसके अलावा ये कैसे जो है वो पॉसिबल हो पाएगा? तो बिजनेस को, गवर्नमेंट को, कंपनीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, सबको एक साथ जो है वो लाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इसका एक बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो ये घटना जो है वो शुरू होती है, यानी कि इवेंट जो है वो शुरू होता है 2020 में। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है 2020 में इंडिया और डेनमार्क के बीच में, और ये दोनों के ही गोल्स पर फोकस करता है। जैसे हमारा जो गोल है, इंडिया का गोल है कि 2070 तक हमें जो है वो कार्बन न्यूट्रल बनना है, राइट? आप सभी लोग जानते हैं 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जितना पॉल्यूशन रिलीज होगा, उतना हम उसको कैप्चर कर लेंगे, जीरो पे ले आएंगे। तो जीरो मतलब पॉल्यूशन तो होगा, बट जितना करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, कहीं ना कहीं उसका यूज कर लेंगे, यानी कि एनवायरमेंट में छोड़ने नहीं देंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो डेनमार्क हमारे साथ क्लीन एनर्जी पर काम करेगा, ग्रीन एनर्जी पर काम करेगा, तो ये टारगेट इजीली अचीव हो पाएगा। और दूसरा डेनमार्क का टारगेट है कि इसको 2024 में क्लाइमेट परफॉर्मेंस में टॉप रैंकिंग जो है वो चाहिए, राइट? तो ये चीज। फिर इसके अलावा और भी काफी सारी पार्टनरशिप है इस प्रकार की एनवायरमेंट को लेकर हमने जो है वो करी है काफी सारी कंट्रीज के साथ। ब्राजील, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है। ग्रीन या फिर क्लीन हाइड्रोजन इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पार्टनरशिप हुई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है। इसके अलावा कॉर्ड कंट्री कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, कॉर्ड के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल ग्रुप कहते हैं। तो कॉर्ड का क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है जो कि क्लीन एनर्जी पर फोकस करता है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का क्या प्राइमरी एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बताइए। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं? तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव
हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल है। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500 ₹7500 में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आप अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।